गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेने जा रहे हैं और इसमें हम करवाएंगे सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सरसाइज 7.1 करवा चुके हैं, जिसमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसकी थ्योरी, उसमें यूज होने वाले जो होते हैं फॉर्मूले और उसके बाद काफी सारे एग्जांपल्स भी करवा चुके हैं। और आज हम करवाएंगे सेक्शन फॉर्मूला और उसकी ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला है। और इसके बाद इसका जो इसको अप्लाई कैसे करें, इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर अदर एग्जाम जैसे एनटीएससी हुआ, एसटीएससी हुआ, या फिर एलएन का जो होता है ना स्कॉलरशिप टेस्ट, इस तरीके क्वेश्चन पेपर्स में एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये सारा आज के सेशन में करवाएंगे। तो बेसिकली हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सो आते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। तो यानी कोई कोऑर्डिनेट है, कोई दो बिंदु है, एक तो ए है, ए का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, इसका मतलब है कि 3,4 हो सकता है, 5,6 कुछ भी हो सकता है ना। ये x1 y1 मान लिया मैंने, मुझे पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और बी के कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x2 y2, यानी ये भी कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, 5,7 9,10 है ना। इससे अलग होनी चाहिए, इससे अलग होनी चाहिए, इसलिए नाम मैंने अलग अलग लिखा है। ये दो पॉइंट है, अब इनको एक मिलाने वाली लाइन है, पॉइंटों को आपस में मिलाते हैं तो एक लाइन बनेगी ऑब्वियसली। जैसे मैं ये पॉइंट है, एक इस पॉइंट को मिलाऊं तो एक रेखा बन जाएगी, एक पॉइंट है, एक इधर मिलाऊं तो ये भी एक लाइन बन जाएगी। इट क्लियर? तो एक लाइन बन गई है। अब उस लाइन पर कहीं एक ऐसा पॉइंट है, लाइन पर किसी जगह पे है एक पी एक्स भाई एक पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को किस अनुपात में बांट रहा है, m1 एंड m2 के रेशो में बांट रहा है। m1 और m2 का रेशो का मतलब है कि ये हो सकता है 1:2 में, 1:2। इसका मतलब है कि एक भाग तो इस तरफ आएगा, दो भाग इस तरफ आएंगे, यानी टोटल पूरी लाइन में कितने हो गए, एक इस तरफ, दो इस तरफ, यानी 3 भाग हो गए। यानी एक लाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसमें एक पार्ट तो इधर आ गया, 2 पार्ट इस तरफ आ गए। अब मैं इसकी जगह कहूं कि 4:5 में कर रहा है, यानी m1 4 हो जाएगा, m2 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 पार्ट तो इस तरफ, 5 पार्ट इस तरफ, टोटल लाइन हो गए 9 पार्ट, यानी पूरी लाइन में 9 पार्ट हो गए। 9 में से 4 पार्ट तो इसको दे दिए, 5 पार्ट इसको दे दिए। तो इस तरीके से हम इसमें जो है रेशो में डिवाइड कर दिया, यानी m1 और m2 के रेशो में p पॉइंट बांट रहा है, यानी कि p ऐसी जगह पा रहा है जिसमें एक तरफ तो m1 भाग मिल रहा है, दूसरी तरफ m2 में डिवाइड हो रहा है ना, भाग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमें फॉर्मूला होता है कि जो ये कोऑर्डिनेट होता है ना p के x वाला कोऑर्डिनेट, उसका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी m1 इसका जाओ x के लिए निकाले ना, तो इधर आपको पता है पहला वाला x होता है, तो ये वाले हो जाएंगे x है ना। m1 ये x2 हो जाएगा, प्लस आ जाता है, प्लस आ गया, फिर m2 x1 यानी अपोजिट हो जाता है, m1 x1 की जगह m1 x2 हो जाता है, m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2। सेम यही फॉर्मूला y के लिए हो जाएगा, m1 अब y के लिए निकाले तो y कोऑर्डिनेट पे चला जाओ, y2 आ रहा है तो m1 y2 प्लस क्या, प्लस m2 इधर आ जाए y1, तो m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इनको जोड़ देंगे। तो गाइस आपको ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है। इसका जो है जो डेरिवेशन यानी इसको कैसे ये ड्राइव हुआ, कैसे निकाला, तो गाइस ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है। तो अगर आप चाहते हैं तो हम इस डेरिवेशन को पार्ट 4 के बाद एक पार्ट 5 भी आएगा। पार्ट 4 में हम एक्सरसाइज 7.3 करवाएंगे और पार्ट 5 में करवाएंगे हम जो ये फॉर्मूला ड्राइव करवाएंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज 7.2, 7.3 एवं 7.1 से रिलेटेड काफी सारे हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो एक्सरसाइज पार्ट जो है हमारा पार्ट 5, उसके लिए उसमें हम जो करवाएंगे, अगर आप चाहते हैं ये डेरिवेशन देखना तो पार्ट 5 में आप जाके इसको देख लीजिए, आपको इसकी डेरिवेशन मिल जाएगी। सो गाइस हम अब ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, अब इस फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन करवाते हैं, यानी क्वेश्चन इस फॉर्मूले के कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे करे जाए। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है कि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने ऑफ अ गाइस हमने पढ़ लिया कि हमें पॉइंट फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट जो उस पॉइंट के फाइंड करने हैं जो 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाली जो लाइन है ना, एक मिलाने वाली लाइन को 3:1 में डिवाइड करता है। कि इसका मतलब है कि जैसे एक तो एक पॉइंट मान लिया, ये मान रहा ये है 4,-3 और एक दूसरा पॉइंट है b दैट इज 8,5। अब इन दोनों की जो ये पॉइंट है इनको एक लाइन मिला रही है ना, ये लाइन मिलाने वाली लाइन पे कोई एक पॉइंट कोऑर्डिनेट उपस्थित है, उसको हमने p मान लिया है ना, जैसे पिछले माना था p मान लिया, आप c मान लो, कुछ ही मान लो, उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यानी इसके हमें पॉइंट तो दे रखा है, a का दे रखा है 4,-3, b के दे रखे 8,5, हमें इसके नहीं दे रखे, हमें इसके फाइंड करने के भाई इसके क्या पॉइंट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और हमें ये कंडीशन दे रखी है कि इस लाइन को 3:1 में यानी 3:1 में डिवाइड करना है। इसका मतलब 3 पार्ट इधर, 1 पार्ट इधर। आइए समझ में आ गया होगा।
तो गाइस हमें पता है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है कि भाई एक लाइन को अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट करे या जो है बाइसेक्ट करे या फिर उसको विभाजित करे किसी रेशो में 3:1, 4:5 में, तो इस तरीके का जो पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेट आता है, उस पॉइंट आता है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे होता है। आप देख सकते हैं 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक ए और बी को मिलाने वाली लाइन को कोई पॉइंट है पी, वो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, उसके पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m1x2, आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट में, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इट क्लियर। तो ये पहला पॉइंट इस तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा ना, और ये y1 हो जाएगा, इज इट क्लियर। और ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। आई होप समझ में आ गया होगा। और इस तरफ पहली तरफ आ रहा है, इस तरफ, तो ये m1 हो जाएगा और ये दूसरा वाला m2 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस वैल्यू रख दो। m1 क्या है हमारे पास, m1 है 3, m1 3 के बराबर है, और x2 यहाँ पे 8 है, इज इट क्लियर। 3 गुणा 8, ये गुणा का मतलब है, कुछ नहीं है तो गुणा समझ लेना, प्लस m2 कितना है 1 है, गुणा क्या है x1 m2 x1 4 है अपॉन m1 प्लस m1 कितना है मेरे पास 3 और m2 1 है, तो 3 + 1 4। जब इसको फर्दर करूंगा तो 3 × 8 24 होता है, और प्लस कितना 1 × 4 कितना 4 होता है, नीचे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 3 + 1 4 होता है ना, ये 24 + 4 हो जाएगा 28 अपॉन 4, दैट मीन्स 7। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ये क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ऐसे हम y निकालेंगे, तो y का फॉर्मूला होता है हमें पता है m1 y2, सेम यही होता है, x की जगह y आ जाएगा, तो m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इज इट क्लियर गाइस। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है x1 x2 y1 y2 पहचानने में गलती मत करना। जो पहला वाला होगा वो x1 उसके साथ y1 आ जाएगा, अगला x2 उसके साथ y2 आ जाएगा, और अगर x1 इस तरफ वाला लिया है तो m1 ये आ जाएगा, m2 ये हो जाएगा। आप गाइस अगर ऐसा करना चाहो कि इसको x1 की जगह x2 रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, इसको x2 रखोगे तो फिर इसको y2 रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर x2 इधर आ रहा है तो इधर y2 आएगा और फिर इधर m2 आएगा, इज इट क्लियर। यानी 1 वाले एक तरफ आएंगे और 2 वाले दूसरी तरफ आएंगे, ये ध्यान रखना है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 मैंने 3 मान लिए रखा है ना, इस तरफ वाले सारे 1 मान रखे हैं, दूसरे तरफ वाले 2 मान रखे हैं। m1 y2 कितना है गाइस, y2 है मेरे पास, ये रहा y2, आपको पता है ना पहला वाला x होता है अगला y होता है, तो y2 5, इज इट क्लियर। प्लस m2 मेरे पास 1 है, और देख सकते हैं m2 1 वाला है, क्योंकि 3:1 में, तो m1 m2 2 1 आ रहा है और m1 3 आ रहा है, तो m2 और y1 कितना है -3 है, इज इट क्लियर, -3 अपॉन m1 प्लस m1 मेरे पास 3 है प्लस m2 1 है, इज इट क्लियर। और 3 5 15 होता है, और 1 गुणा -3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इज इट क्लियर। 1 गुणा 3 होता है, लेकिन माइनस आ रहा है तो -3 आ जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, और 15 - 3 दैट इज 12 अपॉन 4, दैट मीन्स 3। 12 में 4 का भाग दिए तो 3 आ जाएंगे, तो हमारे पास x क्या आ गया 3 आ गया, 7 आ गया, और y हमारे पास 3 आ गया, तो रख दो। p क्या हो जाएगा, p आपको पता है कि हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं, तो x हमारा 7 आ रहा है, फिर उसके बाद हम y रखते हैं तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 7,3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाले। बेसिकली क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि ए और बी पॉइंट दे रखे थे, उनको एक ए और बी क्या है कोऑर्डिनेट दे रखे थे, और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे। अब उन दोनों को जो ए और बी को मिलाने वाली लाइन पे कोई एक पी पॉइंट है जिसको मैंने एक्स और वाई मान लिया है ना, इसी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। कब, जब ये 3:1 में डिवाइड करता है। अब सपोज करो 3:1 की जगह करता 3:2 में डिवाइड करता 3:2 में, तो हम क्या करते कि m1 तो 3 हो जाता, m2 की जगह 2 आ जाएगा, तो 1 की जगह इधर 2 आ जाता सब जगह पे। इज इट क्लियर। हम आगे क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको और फर्दर क्लियरिफाई होगा। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सेकंड क्वेश्चन हिंदी में लिखा है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हिंदी वाले भी हैं, प्योर हिंदी वाले, और जो इंग्लिश भी समझते हैं और हिंदी दोनों समझते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो प्योर हिंदी वाले हैं उनको दिक्कत होती है, और जो प्योर इंग्लिश वाले हैं उनको मैं भी ट्रांसलेट करके बताते जाऊंगा। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट्स दे रखा हमारे पास, बिंदु -4,6 पॉइंट्स -4,6 बिंदुओं A -6,10 एंड B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें कहने का मतलब है कि A कोई पॉइंट है और B कोई पॉइंट है, उनको जो एक लाइन जोड़ रही है उसके लाइन के बीच में एक -4,6 कहीं पे स्थित है, कहीं प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इस लाइन के थ्रू बता देता हूं कि ये क्या है -6,10, ये A पॉइंट हो गया है ना, और एक B पॉइंट क्या है, B है 3,-8। अब इनको जोड़ने वाली लाइन पे कहीं -4,6 पॉइंट भी है
है ना। तो ये कह रखा है कि -4,6 वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा। अभी तक हमने देखा था ना पिछले वाले में 3:1 में कर रहा था, तो इसमें पूछा किस रेशो में, 4:5, 10:15 किस अनुपात में डिवाइड करेगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें रेशो दे रखे थे, इधर 3:1 दे रखा था, हमें पॉइंट याद करने थे। अब हमें क्या दे रखा है, हमें पॉइंट दे रखे और रेशो निकालना है, यानी इसका उल्टा करना है पिछले वाले की जैसे सेम टू सेम। तो हम क्या करेंगे, हमें रेशो पता नहीं तो हम क्या मान लेंगे, M1:M2। इज इट क्लियर। जैसे इसमें पता नहीं था तो x, y, इसको p मान लेता हूं, तो x, y माने थे ना, जो पता नहीं तो इनको M1 M2 मान लिया, या x1 x2 इस तरीके से मान लेंगे। तो हमें पता नहीं M1 और M2 मान ले। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ये कर लो। अगर इसके अलावा एक दूसरा भी तरीका है कि M1 और M2 में थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और थोड़ी टफ हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसे करता हूं कि M1 M2 की जगह M1:1 मान लेता हूं, M1:1 में डिवाइड मान लिया मैंने, M1:1 है। इज इट क्लियर। आप ऐसे ही करना हमेशा, इसमें कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी और जो है डिफिकल्टी भी कम हो जाएगी। यानी इस लाइन को M1:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम पता है कि जो ये पॉइंट होता है P, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, P का x कोऑर्डिनेट -4। इज इट क्लियर। वो क्या होता है, वो होता है M1:x2 प्लस M2:x1 अपॉन M1 प्लस M2। इज इट क्लियर। M1 प्लस M2। इज इट क्लियर। ये x का होता है, मैंने x दिखा दिया, x M1:x2 प्लस M2:x1 अपॉन M1 प्लस M2 होता है। इज इट क्लियर। समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें रखूंगा, इसको इस तरफ ही करने देता हूँ, नीचे चलने देता हूँ। तो x की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, -4, क्योंकि इसी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट होते हैं ये, तो -4 रख दूंगा, है ना। बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, M1 मुझे पता नहीं वो M1 के बराबर है, और x2 क्या है आपको पता है, M1 ये है, तो इसके साथ पास वाला x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। यानी एक तरफ वाले 1 हो जाएंगे, दूसरी तरफ वाले 2 वाले हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा मेरे पास y2। इज इट क्लियर। तो M1 x2 यानी M1 गुणा x2 इतना है 3 है, प्लस M2 क्या है, M2 मेरे पास M1 और रेशो इस तरफ जो होता है वो M2 होता है, तो ये 1 है। 1 गुणा x1 कितना है, -6। इज इट क्लियर। अपॉन M1 कितना है, 1 है, M1 ही है, और M2 कितना है, 1 है। इज इट क्लियर। अब क्या करूंगा मैं, -4 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3M1, क्या 3M1, ये हो जाएगा 1 गुणा 6 -6 हो जाएगा। इज इट क्लियर। माइनस है ना, माइनस, इसलिए -6 हो जाएगा अपॉन M1 प्लस 1 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करूंगा, अब मैं देखो मुझे M1 की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैं वज्र गुणा करूंगा, यानी इधर 1 मान लूंगा, इसको ऐसे गुणा करते हैं और इनको आपस में ऐसे गुणा करते हैं, या फिर ये ऐसा वज्र गुणा नहीं करना चाहो तो आपको ये पता है ना, ये तो पता है। और मैं क्या है, मैं यहां से हटाना चाहूंगा तो दूसरी तरफ भेजूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं फर्दर करूंगा, इसको मैं लेके इधर कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -4 गुणा, इसको ऊपर भेजूंगा तो ये गुणा हो जाएगा, M1 प्लस 1 गुणा हो जाएगा। इज इट क्लियर। -4 था, इसको ऊपर भेजा तो M1 प्लस 1 गुणा हो जाएगा, इक्वल्स टू 3M1 -6। अब इसको क्या करूंगा, -4 गुणा M1 प्लस 1 आ रहा है और बाहर ब्रैकेट है, तो ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, तो -4 गुणा M1 हो जाएगा -4M1। इज इट क्लियर। और -4 गुणा 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3M1 -6। अब क्या करूंगा, मैं इसको इस तरफ भेजूंगा, क्योंकि -4M1 है ना, मुझे M1 की वैल्यू चाहिए, तो M1 वाले एक तरफ भेजूंगा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आऊंगा। तो 4M1 को इस तरफ भेजूंगा, तो इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ -4 बचेगा, और 3M1 -6 तो एज इट इज चल रहा है। ये -4M1 इस तरफ आएगी तो +4M1 हो जाएगा। इज इट क्लियर। आपको पता है कि दोनों सेम है, ये 3M1 प्लस है, ये 4M1 भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे, 7M1 हो जाएंगे, और -6 को मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो -4 ये +6 हो जाएगी, है ना, बराबर 3M और 7M क्या हो जाएगा, 3M और 4M 7M1 हो जाएगा, और 6 -4 कितना होता है, 2 होता है, दैट मीन 7M1, और तो M1 क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा हमारे पास 2/7। तो M1 2/7, तो M1 की जगह 2 और इधर आ जाएगा 1 की जगह हटके 7 हो जाता है, यानी जो भी आता है वो 2/7 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 2:7, यानी 2:7 यानी 2:7। हमारे पास ये अनुपात ही पूछा था। एक तो देखो एक बार भी होगा, आप सोच रहे हो इसमें y का y से करके बताओ, इसको आप एक, अब मैंने एक को 1 मान लिया ना, दूसरे को M1 मान लिया, तो ये एक से ही काम चल गया। इज इट क्लियर। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि भाई x ही क्यों रहा, y से करो, y भी तो ले सकते हो x की जगह, तो y से करेंगे तब भी यही 2 से आता है। y की जगह क्या रखेंगे, इधर y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 रखेंगे, है ना, और फिर y की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे तो अपने आप 2/7 आएगा, है ना। एक तो ये मेथड है, सिर्फ एक ही चीज लेने से काम हो रहा है। एक है कि भाई M1:1 की जगह M1:M2 में बांटो, इसको M1:M2 यानी M1 और M2 के अनुपात में बांटो, है ना। तब क्या है, तब हमें दोनों लेने पड़ेंगे, x और y लेने पड़ेंगे, फिर कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो उसके झंझट से बचने के लिए
वैसे हो तो उससे भी जाएगा, एक बार x ले लेना, फिर एक बार y ले लेना और वैल्यू रखना, एक बार -4 रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे, तो 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर उनको सॉल्व करना, तब भी आंसर आ जाएगा। पर अभी काफी इजी हो गया ना, साफ आपको पता चल गया, m1:1 मान लिया, सीधे सॉल्व कर दिया, 2/7 आ गया, तो 2:7 हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं हम। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है कि कोई ए और बी पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट। तो मैं एक बार पॉइंट कोऑर्डिनेट दर्शा लेता हूं और उनको आपस में मिला देता हूं। मिला दिया, ये ए है और ये 2, -2 है, और बी कितना है, बी है -7, 4 है, बी पॉइंट है। अब क्वेश्चन में लिख रखा है कि हमें उन पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, निर्देशांक यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये हमें फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं कि उन बिंदुओं के फाइंड करने की जो ये लाइन मिला रही है ना, ये लाइन सेगमेंट है, जो ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है, उसको 3 भागों में, बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो गाइस मैं कहूं कि कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, सिर्फ 2 भागों में बांटेगा, आपको पता है, एक पॉइंट लेंगे तो 2 भागों में बांटेगा। और अगर मैं इसकी जगह 3 पॉइंट लूं, एक ले लिया, एक ले लिया, 2 पॉइंट ले लिए, तो कितने भागों में बट रहा है, तो एक भाग हो गया, 2 पार्ट हो गए, 3 पार्ट में बट गया, यानी हमें कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट। अगर इसकी जगह सिर्फ ऐसे दे देता कि 4 इक्वल पार्ट में बांटता है, अगर 4 पार्ट में बांटता तो क्या होता, तो हम कितने पॉइंट लेते, तो गाइस देखो 2 पॉइंट ले रहे हैं, तो कितने पार्ट बन रहे हैं, 3 पार्ट बन रहे हैं, हमें कितने 4 पार्ट चाहिए, तो एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, हमें एक और पॉइंट ले लिया, तो हमने कितने पॉइंट ले लिए, 1 2, ये 3 पॉइंट ले लिए, तब कितने पार्ट में बन रहा है, तो 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, यानी कि जितने पॉइंट लेंगे उससे एक ज्यादा पार्ट बनेगा। इज इट क्लियर? तो अब इसमें 3 पॉइंट, हमें 3 पार्ट में बांटने हैं, तो हमें कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि आप खुद ही कॉमन सेंस से कर लो भाई, 3 भागों में बांटेंगे तो बीच में 2 पॉइंट और लेने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। 4 में दे रखा होता तो हम एक और पॉइंट ले लेते, जिससे 4 भाग में डिवाइड हो जाता। तो हमें दे रखा है कि 3 भागों में बांटता है, रेशो नहीं दे रखा, लेकिन दे रखा है इक्वल पार्ट में, बराबर भागों में बांटता है। तो बराबर में मैं कह लूंगा कि इसको 1 मान लूंगा, इसको 1 मान लूंगा। इज इट क्लियर? यानी एक रेशो मान लूंगा, यानी ये बराबर हो गए ना। अगर मैं कहूं कि 1:2 कर देता, सपोज करो इधर 1 कर देता, तो मुझे पता है 1 और 1 ये दोनों तो बराबर हो जाते, पर ये ज्यादा हो जाता ना, ये बराबर में, ये दोनों तो बराबर हो जाते, पर ये इनसे ज्यादा हो जाता ना, ये 2 हो गया, ज्यादा हो गया, तो तीनों के तीनों थोड़ी बराबर हुए, इसमें 2 ही बराबर हुए। लेकिन क्वेश्चन में हमें तीनों के तीनों बराबर लेना है, तो तीनों के तीनों बराबर लेने के लिए हम क्या लेंगे, 1 में बांटेंगे, यानी तीनों के तीनों एक पार्ट हो गया, एक पार्ट, यानी पूरी लाइन में 3 पार्ट हो गए, 3 में से एक भाग इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस खिलाड़ी को दे दिया, एक इसको दे दिया, मतलब 3 भागों में हमने बांट दिया। इसकी जगह आप 2 लेना चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, पर बराबर लेना, क्योंकि इक्वल दे रखा है ना, तो इक्वल के हिसाब से बांटना है ना। पर मैं एक लूंगा, जिससे मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? आसानी पड़ेगी। तो 1:1 रेशो में बांटना है। और इसके कोऑर्डिनेट मैंने इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, है ना। तो P के लिए मैंने मान लिया, कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, तो P1 P2 मान लिया ना, P1 P2। y को मैंने x को P1 मान लिया, y को P2 मान लिया। इसके लिए मैंने मान लिया Q1 एंड Q2 मान लिया। आप x y मान लो। इज इट क्लियर? तो P1 क्या हो जाएगा, P1 तो इसके लिए मैं एक बार ये दिखा देता हूं। तो P1 क्या आ जाएगा, P1 के लिए आ जाएगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहा हूं। P1 क्या है, P1 और P2, P1 x कोऑर्डिनेट और P2 y कोऑर्डिनेट है इसके लिए, है ना। तो x के लिए M1x2 प्लस M2x1 अपन M1 प्लस M2 होता है ना। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इसको M1 की जगह क्या लिख दूंगा गाइस, इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से देखो, इसका पूरी लाइन देखो, पूरी लाइन में इसको करो, इसके एक तरफ वाला तो M1 हो जाएगा, दूसरी तरफ वाला M2 हो जाएगा। तो गाइस इसको मैं करूंगा, देखूंगा, तो इस तरफ ये तो M1 हो जाएगा, है ना। इज इट क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से X1 हो जाएगा और ये Y1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, M2 होगा, है ना। M2 कितना होगा, M2 इसके दूसरी तरफ कितने आ रहे हैं, दूसरी तरफ टोटल 2 भाग आ रहे हैं ना। इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे अभी हम इसको देख रहे हैं, तो इसको भूल जाएंगे। टोटल एक तो इस तरफ आ गया और एक टोटल 2 पार्ट इस तरफ आ गए, तो M2 कितना हो जाएगा इसके लिए, M2 2 के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? M1 1 के, M2 2 के बराबर हो जाएगा। तो M1 कितना हो गया, 1 हो जाएगा, गुना X2 कितना है, X2 गाइस -7 है, क्योंकि M1 आ रहा है दूसरी तरफ, X2 आ रहा है, तो इसके ये वाला गाइस अभी भूल जाओ। अभी चलो Q को छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो, इसको मैं लिख ही नहीं रहा, तो M1 1 हो गया, ये X1 है, ये हो जाएगा X2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो M1 X2 कितना है, -7 है, प्लस M2 ये 2 हो जाएगा, और M2 X1 क्या है, 2 है, अपॉन M1 प्लस M2, M1 1 और M2 2 आ जाएगा, यानी ये और ये। अब मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणा -7 हो जाएगा, और 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, प्लस 4/3 हो जाएगा।
तो -7 + 4 कितना होता है, ये -3 होता है बट्टा 3, दैट इज -1। एंड ये वाला तो -1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब मैं P2 निकालता हूं, तो P2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 के लिए हो जाएगा M1Y2 प्लस M2Y1 अपॉन M1 प्लस M2। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करूंगा, अब मैं इसको करूंगा कि M1 क्या, M1 1 है ना, अभी मैं P के लिए कर रहा हूं, M1 1 है और Y2 मेरे पास 4 है प्लस M2 कितना है, M2 मेरे पास है गाइज 2 है, M2 2 है गुणा Y1 -2 है। इज इट क्लियर? अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 + 2, दैट इज 1 गुणा 4 4 होता है और 2 दूनी भी 4 होता है, लेकिन माइनस आ रहा है तो -4 हो जाएगा अपॉन 3, दैट मीन्स 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P1 और P2 है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P के हो जाएंगे, आपको पता है P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, P के कोऑर्डिनेट होते हैं सबसे पहले X वाला कोऑर्डिनेट आता है, ये वाला आगे आता है, ये क्या है -1 है, फिर Y वाला आता है दैट इज मिस 0, दैट मीन 0। तो हमें एक पॉइंट के तो मिल गए। अब इसका काम खत्म हो गया, तो इसको हम भूल जाएंगे, मिटाएंगे तो नहीं क्वेश्चन पेपर में, पर मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, इसको मैं भूल गया, इसका मैटर खत्म, इसका मैटर खत्म। अब मेरे को इसका तो निकाल लिया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -1, 0 लिख दिया है ना। इज इट क्लियर? या फिर इसको अभी भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे ये Q पॉइंट और निकालना है, Q पॉइंट निकालना है। अब क्या करूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं या फिर इस तरफ कर दूं, ये इतना सा मिटा देता हूं, कैलकुलेशन आप समझ जाना कैसे कर रहे हैं। तो अब इस Q को ले लिया, Q के लिए मैं Q1 और Q2 मान लूंगा। इज इट क्लियर? आप X Y कुछ ही मान लो, मैं ये मान रहा हूँ, कुछ ही मान सकते हैं। तो इसके लिए इसके लिए आप इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से मैंने इस तरफ वाला M1 मान लिया, इस तरफ वाला M1 मानूंगा, दूसरी तरफ वाला M2 मानूंगा। इज इट क्लियर? तो इसके लिए M1 कितना हो जाएगा गाइस, इसके लिए M1 इस तरफ वाला माने ना, तो इस तरफ वाले कितने हो जाएंगे, इसके लिए 1 और 1 2 पार्ट आ रहे हैं। इज इट क्लियर? मतलब कि आप सोच रहे हो उसके लिए तो 1 ही पार्ट आ रहे थे, यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि इसको हम P पॉइंट था, उसके लिए लेफ्ट वाला हमने M1 माना था, तो इसके लेफ्ट वाले में सिर्फ 1 पार्ट आ रहा था, तो M1 1 हो गया था, और राइट में कितने आ रहे थे, 2 भाग आ रहे थे, तो इसलिए 2 पार्ट आ रहे थे, दैट मीन्स 2 हो गया था M2। इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से राइट में कितने पार्ट आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो M2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? 1 ही पार्ट आ रहे हैं ना, और M1 कितना हो जाएगा, लेफ्ट में कितने पार्ट आ रहे हैं, लेफ्ट में एक ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, ये हो जाएंगे 1 और 1 2, तो M1 कितना हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं है ना? मेरा कहने का मतलब यही समझाना चाहता हूं कि जिसको पॉइंट को निकालो उसको देखो, उसके हिसाब से देखो, जो पॉइंट दे रखे आप सोच रहे हो इसको क्यों नहीं चेक कर रहे, इसके हिसाब से चेक करें ना, 1 1 आ रहा है गाइस, इसके हिसाब से चेक नहीं करना। अब मैं लाइन तो इन दोनों को मिला रही है ना, हमें पूरी लाइन कहां तक जा रही है, पूरी लाइन यहां तक जा रही है, तो एक दाया छोड़ तो यहाँ पे खत्म हो रहा था, इसके हिसाब से तो M2 तो 1 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड है ना पूरी यहां तक जा रही है, तो इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं, तो M1 2 हो जाएगा इसके लिए, है ना। इसके लिए अब इसके लिए मैंने क्या किया था, इसके लिए जो पूरी लाइन यहाँ पूरी ऐसे जा रही थी, इसके लिए बायां छोर यहाँ पे खत्म हो रहा था, तो M1 1 हो रहा था, और दायां छोर बढ़ा जा रहा था, तो M2 2 हो रहा था उसके लिए, है ना। समझ में आ गया होगा? इसके लिए हमें देखना है, इसके लिए खत्म हो रहा है दायां छोर इतना सही हो रहा है, तो 1 पार्ट आ जाएगा, और ये बड़ा हो रहा है तो 2 पार्ट आ जाएगा, क्योंकि तो 1 और 1 2 हो रहा है ना। इज क्लियर? अगर इसकी जगह 1 और होता, इधर होता, 4 बराबर भागों में बांट रहे होते, सपोज करो R होता, तो ये जाता 1 और ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1, यानी 4 भागों में बढ़ जाता। तो इसके लिए हम दायां छोर तो यहीं पर खत्म हो जाता, एक ही पार्ट हो जाता, M2 1 हो जाता, लेकिन बाएं छोर में गाइस 1 2 3 पार्ट आ जाते ना, तो M1 3 हो जाता है। इज इट क्लियर? अगर 4 पार्ट में डिवाइड होता, पर अभी नहीं डिवाइड हो रहा, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो M2 1 हो गया, M1 2 हो गया, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास M1 2 है, यानी इस वाला हमने 1 माना है, इस तरफ वाले 2 माने है ना, तो हो जाएगा X2 Y2, है ना, और ये गाइस X1 और Y1 हो जाएंगे। तो इसके लिए Q1 क्या आ जाएगा, Q1 हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको फर्दर करूंगा तो M1 कितना है मेरे पास, M1 है 2 है, और X2 है -7, प्लस M2 कितना है 1 है, एंड X2 कितना है, और गाइस X1 कितना है, X1 है 2 अपॉन M1 प्लस M2, दैट मीन्स M1 2 और M2 1। जब फर्दर करूंगा तो 2 7 जा 14 होता है, पर माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, इसलिए -14 आ जाएगा। 1 2 जा 2 होता है, प्लस 2/3 हो जाएगा। जब -14 + 2 क्या होता है, -12 होता है बट्टा 3, दैट मीन्स -4 हो जाएगा, यानी इसका ये कोऑर्डिनेट तो -4 आ जाएगा। और इसका Q2 निकालता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूं, तो उसके लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो M2 मुझे पता है यहाँ पे 2 आ रहा है, और Y2 4 आ रहा है, ये रहा Y2 प्लस M1 कितना आ रहा है 1 गाइस, M2 M1 इधर गाइस M1 ये M1 है,
ध्यान रखना है M1Y2 ये M2Y1 है, तो इसके लिए M2 कितना आ रहा है, M2 1 आ रहा है, और Y1 कितना आ रहा है, Y1 आ रहा है -2 आ रहा है, -2 आ रहा है अपॉन M1 प्लस M2, दैट मीन्स 2 + 1। जब इसको फर्दर करेंगे तो 2 4 = 8, ये 1 2 = 2, लेकिन माइनस आ रहा है तो -2/3, दैट मीन्स 8 में से 2 गए तो 6/3, दैट मीन्स 2। तो मुझे समझ में आ गया कि Q1 और Q1 तो ये है, तो ये कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, और Q2 ये वाला है, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको पता चल गया P के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, P के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया -1, -1, 0 आ रहे थे, इसको सॉल्व करेंगे ना, -1 आ रहा था, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा था। P के कोऑर्डिनेट -1 0, अगर Q के कोऑर्डिनेट आ गए, Q के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास ये -4, -4, आइयो ये समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट निकालना। इसी तरीके का आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो हम एक और पॉइंट मान लेंगे, फिर वो उस हिसाब से हम करेंगे फर्दर। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए और बी को जो मिलाने वाले रेखाखंड है ना, तो हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी, दैट मीन्स ए और ये बी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 5, -6 और बी के -1, -4, यानी ए और बी को मिलाने वाला एक जो है एक रेखाखंड है, ए और बी पॉइंट को मिला रहा है। अब इसको है ना क्या, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय वाई एक्स, यानी ये लाइन वाई अक्ष के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, यानी वाई अक्ष काट रहा है इसको, क्या वाई एक्सिस काट रहा है, तो वाई एक्सिस पे काट रहा है, तो वाई एक्सिस काट रहा है तो उस पर पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0, y हो जाएंगे। आपको पता है ना कि जैसे ये मैंने बता रखा है पहले ही पार्ट 1 में कि जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे कट रहा है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि हम 0 के हिसाब से देखें, इसके हिसाब से देखें, हम दाएं या बाएं थोड़ी चले, हम सिर्फ ऊपर चले है ना, सिर्फ ऊपर चले तो यानी सिर्फ y की तरफ चले ना, तो x की तरफ तो 0 हो जाएगा, y की तरफ y मान लेंगे हम, है ना। अगर x आपको देर का होता है, x एक्सिस पे काट रहा है, तो x एक्सिस पे सपोज करो यहाँ पे काट रहा होता, तो हम 0 के हिसाब से देखते, 0 के हिसाब से सिर्फ दाईं तरफ चले ना, हम ऊपर थोड़ी चले हैं, तो सिर्फ x वाला हो जाता, y 0 हो जाता, क्योंकि ऊपर हम चले नहीं या नीचे नहीं चले, ऊपर नीचे नहीं चले, दैट मीन्स y 0 हो जाता अगर x पे होता। अभी y दे रखा है कि y एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी हम दाएं बाएं नहीं चले, सिर्फ ऊपर ही चले, दैट मीन्स 0, y पॉइंट मान लिया। तो हमें पूछा है कि 0, y क्या ये किस रेशो में हमें डिवाइड करेगा, किस रेशो में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन ऐसे कह रखा है, एक बार और क्लियर करता हूं कि ए और बी ये पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट दे रखे हैं, इनको जो लाइन मिलाने वाली है ना, ये मिलाने वाली ये रेखाखंड है, इसको कहीं वाई एक्सिस कट कर रहा है, वाई एक्सिस कट कर रहा है, जैसे ये वाई एक्सिस कट कर रहा है ना, इसमें मैं मिलाना चाहूंगी, फॉर एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो ये हो जाएगा, सपोज करो 5, ये इस तरीके से लाइन मिल रही है, तो इसको ये वाई एक्सिस कट कर रहा है ना, ये देखो यहाँ पे वाई एक्सिस कट कर रहा है, ये सपोज करो मैंने मान ली, ये बी मान लिया पॉइंट -1, -4 है ना, और ये हो गया 5, अब इसको कहीं y पॉइंट, ये इसको मैंने p मान लिया, अब इस पे क्या हो जाए 0, y, तो यहाँ पे x इस बाईं दाएं चल ही नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ से नीचे ही तो गए हैं, है ना, तो ऊपर नीचे अगर गति होती है तो क्या होता है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, यानी y, अगर दाएं बाएं सिर्फ गति होती है तो वो x कोऑर्डिनेट है ना, तो अभी नीचे की तरफ गए तो x तो 0 हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो देखो गाइस, इस लाइन को सिर्फ y एक्सिस काट रहा है, तो ये जो काट रहा है पॉइंट, ये इनको किस रेशो में डिवाइड करेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो या तो 1:4 में हो सकता है, 2:5 में हो सकता है, इस तरीके से किस अनुपात में ये डिवाइड करेगा, तो वो रेशो निकालना है। तो हम क्या मानेंगे, इसको हम M1:1 मान लेते हैं ना, तो ये M1:M2 भी मान सकते हैं, पर उसके लिए कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो हम M2 की जगह 1 मान लेते हैं, तो M1:1 मान लेते हैं। गाइस एक बार मार्कर चेंज करता हूं क्योंकि इसमें इंक खत्म हो गई है, तो मैंने M1:M1 में मान लिया, यानी एक तरफ M1 वाला आ रहा है, इस तरफ मैंने सपोज करो M1 मान लिया, इधर 1 मान लिया, इस तरीके से रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये पॉइंट का मुझे पता है, जो x, यानी ये जो कोऑर्डिनेट वो x हो गया, ये y हो गया ना, इस तरफ होता है पहला x अगला y, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई बीच में डिवाइड कर रहा है ना, कोई पॉइंट बीच वाला है, तो उसका जो पहला वाला होता है उसका फॉर्मूला होता है M1:x2 प्लस M2:x1 अपॉन M1 प्लस M2 IUP, आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है। मैं x का लिखूंगा और एक y का होता है M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, मैं यहाँ पे सिर्फ x ही लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके में एक M1 मान लिया, दूसरा 1 मान लिया, तो एक ही के काम हो जाएगा, एक से काम हो जाएगा, एक इक्वेशन से, है ना। पर मैं इसका x इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता है कि x की कितनी है, 0, क्या है, x की मुझे वैल्यू 0 पता है, क्या है 0, तो मैं इधर इसलिए x का लूंगा, है ना। अगर मुझे x की वैल्यू नहीं पता होती, अगर सपोज करो इधर y एक्सिस की जगह x अक्ष पे काट रहा होता, x अक्ष पे काट रहा होता, x अक्ष पे पॉइंट क्या हो जाता है, x, 0 हो जाता है ना,
तो मुझे पता है कि एक्स अक्ष पे एक्स कॉमा 0 हो जाता, तो मुझे पता चल जाता कि वाई की तो मुझे वैल्यू 0 पता है पर एक्स की नहीं पता। तब उस कंडीशन में मैं वाई वाला फॉर्मूला लिखता, पर अभी मुझे एक्स की वैल्यू 0 दे रखी है ना, तो मैं एक्स वाला लगाऊंगा। तो एक्स क्या है, एक्स मेरे पास यहाँ पे 0 दे रखा है, और m1 ये m1 ही है, मुझे पता नहीं है, और x2 ये हो जाएगा, क्योंकि पता है ना m1 है तो दूसरी तरफ वाला x2 हो जाएगा, है ना, और इस तरफ वाला x1 हो जाएगा। m1 इस तरफ वाले तो इधर x1 y1, इधर x2 y2, इधर m2 हो जाएगा ना, एक तरफ m1 वाले 1 वाले, एक तरफ दूसरी तरफ 2 वाले हो जाएंगे। तो m1 x2 कितना है, x2 है -1 प्लस m2 मैंने 1 मान लिया, गुणा x1 क्या है 5 है, अपॉन m1 प्लस m2 1 है। दैट मीन्स कि इसको करूंगा तो इसको इधर ही कर लेता हूं, दैट इज 0 इक्वल्स टू m1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, तो -m1 हो जाएगा, ये प्लस 1 गुणा 5 कितना है 5 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऊपर भेजूंगा, इज इट क्लियर, क्योंकि भाग में तो ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0 गुणा m1 प्लस 1 हो जाएगा, इज इट क्लियर, दैट मीन्स -m1 प्लस 5। समझ में आ गया। अब मुझे पता है कि 0 से किसी को भी गुणा करो तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा इसको मैं करूंगा, पहले इससे भी गुणा करूंगा और इसको फिर इससे भी करूंगा, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, तो इस तरफ तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा -m1 प्लस 5। तो ये -m1 है, दूसरी तरफ इस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ भेजूंगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m1 बराबर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, और मतलब -m1 था, इस तरफ भेजा तो ये -m1 तो यहां से हट गया और इस तरफ आगे प्लस m1 हो गया, है ना, तो m1 बराबर दूसरी तरफ बचा 5, तो m1 बराबर 5, तो m1 5 आ जाएगा, m2 कितना 1, तो इसका अनुपात क्या मिल गया हमारे पास 5:1। सपोज कर ऐसे होता कि 5/4 आ रहा होता तो इसका अनुपात क्या हो जाता 5:4 हो जाता है, इज इट क्लियर, पर अभी मुझे 5:1 में, यानी कि हमें अनुपात तो मिल गया, कि 5:1 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि m1 5 आ गया, m2 हमने 1 मान लिया था। अब उसके बाद पूछा है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। उसके बाद हमें जो भाग करने, जो ये डिवाइड कर रहे हैं ना ये पॉइंट, इसके हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। तो हमें पता है x का, तो हमें पता है 0 आ रहा है कोऑर्डिनेट, हमें y का पता नहीं, तो इसका फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप आपको ये आ रहा होगा। तो y कोऑर्डिनेट पता नहीं है, x के तो हमें पता थे क्योंकि y कक्ष पर काट रहे तो x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, y के हमें पता नहीं, उसकी हमें फाइंड करनी है। y का इसीलिए हम फाइंड कर पाए क्योंकि हम इससे m1 निकाल लिया, हमने m1 निकाल लिया, अगर हमें m1 पता नहीं होता तो हम निकाल नहीं पाते, तो इसीलिए आपको पहले m1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके बाद ही पॉसिबल है। तो m1 कितना है 5 और y2 है -4 है ना, एक तरफ m1 आ रहा है तो दूसरी तरफ वाला m2 हो जाएगा, उसके साथ y2 और x2 हो जाएगा, इस तरफ वाला x1 और y1 हो जाएगा। 5 गुणा -4 प्लस m2 1 है गुणा -6 अपॉन m1 प्लस m1 5 है प्लस m2 1 है। 5 कैसे है हमने अभी उससे निकाला सॉल्व करके, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 20 -20 हो जाएगा। ये क्या है 1 6 होता है और माइनस आ जाए तो माइनस अपॉन नीचे क्या है 5 और 1 6 होता है, 5 और 1 6 होता है, दैट मीन्स -20 -6 -26 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस आ रहे हैं ना और नीचे 6 आ रहे हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से जा रहे, देखो ये 2 से जा रहा है, 2 3 6 और 13 दूनी 26, तो इसका क्या जाएगा -13/3। तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट तो -13/3 आ गया, x 0 था, तो p को मैं क्या लिख सकता हूँ, p को आप देख सकते हैं, p को लिख सकता हूं मैं 0, y, तो 0 की जगह और मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ 0, y की जगह मेरे पास क्या गया -13/3, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0, -13/3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक फाइनल क्वेश्चन लेके जो है हमारा पार्ट 3 को फिनिश करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये पॉइंट क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम, यानी जो समांतर चतुर्भुज होता है इसको कहते हैं पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज। गाइस राइटिंग पे फोकस मत करना, मेन कॉन्सेप्ट बना, तो समांतर चतुर्भुज है, मैंने एक तरीके से नॉर्मल चतुर्भुज बना लिया ना, तो ज्यादा ध्यान मत जाना डायग्राम पे। तो मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी और ये डी है। तो ये क्या है 6,1, ये यानी समांतर चतुर्भुज के ये कॉर्नर होते हैं ना उनके पॉइंट्स हैं, उनके शीट्स हैं। और बी कितना 8,2 है ना, और सी है 9,4 एंड जो डी है वो क्या है P,3। तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको ये विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण ये जो कट कर रहे हैं ये विकर्ण, एक तो ये विकर्ण हो गया, एक ये वाला हो गया। तो ये क्या है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जिस पॉइंट पे काट रहे हैं ना, इस पॉइंट पे काट रहे हैं तो उसके इस तरफ वाला और इस तरफ वाला दोनों बराबर पोर्शन में हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे। ऐसे ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, इज इट क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1:1 हो जाएगा और ये दोनों बराबर करें तो ये भी 1:1 हो जाएगा, इज इट क्लियर। हमने बताया था बराबर में बांट, अगर बराबर में बांट रहे होते हैं तो उनको 1-1 ले लेते हैं ना। पिछली बार एक क्वेश्चन में था कि बराबर 3 भागों में डिवाइड कर रहा था एक रेखाखंड,
एक लाइन सेगमेंट, तब क्या था वो 1:1:1 में हो रहा था। अब इसमें दो बराबर में बांटा है तो 1:1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये भी 1:1 में। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे सबसे पहले ना, ये P मान लिया है ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करते हुए इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर यही इन दोनों का यूज करते निकालेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी करते हैं क्वेश्चन, निकालते हैं। तो इसके हिसाब से इस AC की लाइन को लेते हैं, इसके हिसाब से जो P हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको पता है, M1 x2 प्लस P का मैंने x है तो ये x के बराबर हो जाएगा x, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 ये होता है ना। तो मैंने ये मान लिया M1 मान लिया और ये मान लिया मैंने M2 मान लिया। तो M1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको पता है x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ये M2 है तो ये आपको पता है x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो M1 1 आ रहा है और x2 9 आ रहा है, x2 9 आ रहा है, प्लस M2 भी 1 आ रहा है और x1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, अपॉन M1 यानी 1 प्लस M2 भी 1 है। बराबर में बांटने इसलिए 1:1 लिया है। आप 2:2 ले लो, यानी बराबर ही लेंगे। अगर इधर 2 आ रहा है रेशो में तो इधर भी 2 आएगा, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसको फर्दर करूंगा तो 9 1 जा 9 होता है और 6 1 जा 6 होता है ना, तो प्लस 6/2 हो जाएगा, दैट मीन्स 15/2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसका x कोऑर्डिनेट 15/2 आ गया है ना, और y कोऑर्डिनेट निकालता हूं, y इसी तरीके से M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इज इट क्लियर? फर्दर इसको करूंगा तो M1 मुझे पता है 1 है गुणा y2 कितना है 4 है, प्लस M2 1 है गुणा y1 कितना है 1 है, अपॉन M1 प्लस M2, और 1 4 जा 4 होता है और 1 1 जा 1 होता है बाई 2, दैट मीन्स 5/2। तो यानी इसका x तो 15/2 आ गया और जो y है वो 5/2 आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मिटा के p को यहाँ को मिटा के क्या लिख सकता हूँ, इसको इसकी जगह मैं p को लिख सकता हूँ 15/2 5/2 लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? लिख सकता हूँ ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, है ना, लिख सकता हूँ इसको। यानी ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मैंने इसके थ्रू यूज करते हुए निकाल लिए, इसके आगे 15/2 5/2। अब मुझे वैल्यू तो चाहिए थी, ये पॉइंट नहीं चाहिए था, मुझे P चाहिए, P पूछा है तो P मैं निकालूंगा इस लाइन, इसका यूज करते हुए। तो इसका यूज करते हुए कैसे निकालूंगा, इसका यूज करते हुए कैसे निकालूंगा, वैसे निकालूंगा कि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये जो आपस में विकर्ण है ना काट रहे हैं, उस पॉइंट पे काट रहे हैं, 1:1 में कर रहा है तो ये भी 1:1 में हो जाएगा, है ना, ये 1:1 है तो ये भी 1:1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि इसके हिसाब से अब मैं ये वाली लाइन पे आ जाता हूँ, लाइन BD पे। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट खींच लेना या फिर दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके रोक के समझने की कोशिश करना। तो मैं BD लाइन आ जाता हूँ, BD लाइन ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन में आ जाता हूँ। तो BD लाइन में ये क्या हो जाएगा, आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो इधर भी 1:1 लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? 1:1 ले लो, 2:2 ले लो, पर इक्वल लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं 1:1 नहीं लेता हूँ जनरली, इक्वल में होता है ना, क्योंकि जिससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो इसको मैंने M1 मान लिया और इस वाले को मैंने M2 मान लिया, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा इसको। तो एक बार इसके x1 y1 को ये चिपका हटा देता हूँ, 9,4। इधर भी x y को हटा देता हूँ जिससे आपको समझ में ज्यादा क्लियर है ना। ये भी M1 M2 को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अभी ये वाली लाइन का तो मैटर खत्म हो गया, बचा है सिर्फ ये। तो इसके लिए मैंने ये जो बना है ना वो M1 हो गया, ये M2 हो गया। तो ये M1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा गाइस, आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ये M2 है तो इसके साथ वाले ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, है ना। आप सोच रहे हो अभी तो x1 ये लिया था गाइस, वो AC लाइन के लिए लिया था, वो AC लाइन के लिए। अब हम इस लाइन में आ गए तो इसके हिसाब से हम चेक करेंगे ना। तो मुझे M1 M2 मिल गया, x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया। तो मुझे पता है BD लाइन के लिए मैं चेक करूंगा, BD लाइन के लिए जो ये 15/2 है ना, 15/2 ये किसके बराबर है, ये होगा M1 x2 के प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 गाइस। क्योंकि ये देखो ये पूरी लाइन इस लाइन के कहीं बीच में आ रहा है ना, कहीं आ रहा है, लाइन के अंदर अंदर आ रहा है। तो अंदर अंदर आते तो उसका फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 होता है ना। ये 15/2 के बराबर दे रखा है। फर्दर करूंगा तो 15/2 दैट इज इक्वल्स टू M1 x2। M1 क्या है मेरे पास, M1 1 है और x2 मेरे पास 8 है, प्लस M2 कितना है, M2 मेरे पास 1 दे रखा है और x1 मेरे पास p दे रखा है। M2 मेरे पास 1 है और x1 मेरे पास p दे रखा है, अपॉन M1 कितना है 1 और M2 भी 1 है। जब इसको मैं फर्दर करूंगा तो 15/2 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू p हो जाएगा, क्योंकि 1 को किसी से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट्टा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे दोनों आ रहे हैं ना तो कट जाएगा। कैसे कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, ये इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो इधर 2 है तो मैं इसको उठा के इस तरह भेजूंगा तो ये गुणा में हो जाएगी ना ऊपर जाके, फिर गुणा भाग में तो आपस में कट जाता है। तो क्या बचेगा, तो मेरे को पास बचेगा
ये तो कट गए, तो बचा क्या, इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूं। तो बाई तरफ तो बच रहा है 15 और दाई तरफ बच रहा है 8 प्लस पी, है ना। मुझे पी की वैल्यू चाहिए, तो 8 को मैं इस तरफ भेजूंगा, तो 15 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दैट इज पी। तो 15 माइनस 8 दैट इज 7। तो पी किसके बराबर आ जाएगा, पी आ जाएगा मेरे पास 7। तो मेरे को पास पी की वैल्यू पूछी थी, तो गाइस पी हमारा आ गया 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको जो ये है आज का सेशन समझ में आया होगा, आज का ये सेशन समझ में आया होगा। आज के ये 5 क्वेश्चन करवाए ये भी समझ में आए होंगे। आज की जो सेक्शन फॉर्मूला है ये भी समझ में आ गया होगा, इसको अप्लाई भी करना आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं छोटी सी कसर रह जाती है तो इसको एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। और गाइस रिवाइंड करने के साथ साथ एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद क्वेश्चन भी लगा के देखिए। क्वेश्चन लगाने का मतलब है कि आप बुक उठाइए, उसको देखिए क्वेश्चन को, और उसमें से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहे होंगे, मैंने 5 क्वेश्चन है, 5 तरीके के हैं, मतलब फॉर्मूला तो सब में एक ही लग रहा है पर अलग अलग तरीके के सारे करवा दिए। और जो एक्सरसाइज का भी एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, सिर्फ सारे जो है ना एग्जाम्पल्स करवाए हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन, एक्सरसाइज में जिस तरीके के क्वेश्चन है ना, सारे इन्हीं एग्जाम्पल से सारे बन जाएंगे। तो कोशिश करना गाइस, क्योंकि आप खुद भी करोगे, सिर्फ मैं समझा दूंगा, इससे काम नहीं बनने वाला जब तक आप खुद कॉपी नहीं निकाल के करोगे, है ना। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो बस थोड़ा 5 सेकंड के लिए सब्सक्राइब, 5 सेकंड के लिए आपका टाइम मांगते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून। और लास्ट में जाते जाते एक चीज और बताना चाहता हूँ गाइस, ये पार्ट 3 कंप्लीट होगा। पार्ट 4 में हम एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड करवाएंगे। पार्ट 5 में हम करवाएंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.1 का तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिया, कुछ भी नहीं रहा। 7.2 के कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही होंगे, और जो मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला की जो है डेरिवेशन करवाएंगे। उसके साथ साथ एक्सरसाइज 7.3 के भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। सो गाइस हमारी सीरीज के लिए चलते रहिए, हम लगातार कराते रहेंगे। हम आपके लिए रेडी हैं कुछ भी करने के लिए, तो आप भी सब्सक्राइब करने के लिए रेडी हो जाए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून।